हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनोजिया मैम। तो स्टूडेंट्स, जो हमने इससे प्रीवियस वीडियो का पार्ट 1 जो करा है उसके अंदर हमने कवर किया सेक्शन 15(1), 15(2) और 15(3). अब हम यहाँ कर रहे हैं कि अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू हमें पता ही नहीं, यानी 15(1), 15(2), 15(3) से हमें वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई नहीं हो रहा है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं हो रहा है डिटरमाइन, तो हम 15(4) लगाएंगे। अब 15(4) में क्या है कि हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा जीएसटी डिटरमाइन करने के लिए। जीएसटी डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर रूल्स, कुछ रूल है जिनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो वो कौन कौन से रूल हैं? कुछ 9 रूल्स हैं ये 27 से लेके 35 तक। तो देखो कौन कौन से रूल्स हैं। 27 रूल नंबर क्या कहता है? वैल्यू ऑफ सप्लाई वेयर द कंसिडरेशन इज नॉट होल इन मनी, यानी कि जो आप कंसिडरेशन पे कर रहे हो गुड्स की सप्लाई के लिए वो सारा मनी टर्म्स में नहीं है। तो आप क्या करोगे? तो देखो इसमें जो रूल नंबर 27 है, इसके डी पार्ट यानी 4 पार्ट्स हैं, A, B, C, D। ए कहता है ओपन मार्केट वैल्यू जो उस गुड्स की होगी वो मानी जाएगी वैल्यू ऑफ सप्लाई। और अगर इफ़ ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो जितना कंसिडरेशन आपने मनी के रूप में टर्म में पे किया है वो, प्लस में जो चीज़ आपने मॉनेटरी टर्म्स में नहीं पे की है उसकी वैल्यू निकाल के दोनों को ऐड कर दोगे तो आपका ओपन मार्केट जो है वैल्यू आ जाएगी, मतलब वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है। और इफ वैल्यू ऑफ सप्लाई इज नॉट डिटरमाइनेबल अंडर रूल 27A और रूल 27B, अगर डिटरमाइन नहीं कर सकते हो आप वैल्यू A और B से, तो क्या करोगे? वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी, यानी सेम टाइप का प्रोडक्ट जो है मार्केट में, जो सेम टाइप का प्रोडक्ट है उसका जितना प्राइस होगा उसको हम मान के चलेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है। और अगर डी में क्या है? अगर आप A, B और C तीनों के थ्रू अगर आप वैल्यू को डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो उस प्रोडक्ट की या गुड्स की, तो आप क्या करोगे? कंसिडरेशन इन मनी टर्म्स में जितना भी कंसिडरेशन है वो, प्लस में अमाउंट इक्वलेंट टू कंसिडरेशन नॉट इन मनी एज डिटरमाइंड बाय द एप्लीकेशन ऑफ रूल 30 और रूल 31। तो जितना कंसिडरेशन में मनी टोटल इक्वलेंट अमाउंट जितना कंसिडरेशन मनी में नहीं है उन दोनों को ऐड कर दोगे आप, फिर आपका रूल नंबर 27D अप्लाई हो जाएगा। तो देखो एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम इसके अंदर। मैं आपको सीधा एग्जाम्पल बताती जाती हूँ। यहाँ पर ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सप्लाई, यानी देखो यहाँ पर देख लो एग्जाम्पल, मिस्टर ए सोल्ड इफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज फॉर अ कंसिडरेशन नॉट होली इन मनी, द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी द ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सप्लाई। यानी कि इफ मिस्टर ए सोल्ड वॉशिंग मशीन, बी को बेची है 20,000 रुपये में, प्रोवाइड टू मिस्टर बी फॉर एक्सचेंज विद एन ओल्ड वॉशिंग मशीन। ओल्ड वॉशिंग मशीन को एक्सचेंज करवा के 20,000 रुपये और दे के एक वॉशिंग मशीन को बेचा गया है। तो मिस्टर ए इज नॉर्मली सेलिंग दिस वॉशिंग मशीन 30,000 में बेचता है वो, तो उसकी ओपन मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 30,000। तो 30,000 क्या मान के चलेंगे हम? वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है। ओपन मार्केट वैल्यू इज नॉट अवेलेबल अगर नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा? यानी 30,000 हमें नहीं है पता कि हमें कि उसकी वैल्यू 30,000 है, तो हमें 30,000 वैल्यू कैसे निकालनी पड़ेगी? यानी कि तो जो हमें 20,000 पे हमने पे करे हैं उसके लिए वो, प्लस में जो ओल्ड मशीनरी दी है वो, ओल्ड मशीनरी का प्राइस वैल्यूएट कर लेंगे। 10,000 की है मान लो वो, ठीक है। 10,000 प्लस में 20,000, 30,000 निकल जाएगा जो हमारा वैल्यूएशन है गुड्स का, ठीक है, अगर हमें नहीं पता है उसका वैल्यूएशन। और लाइक काइंड क्वालिटी की है, मतलब मान लो एक नई एलईडी किसी ने बनाई है और एलईडी का प्राइस नहीं पता है हमें, तो हमें दूसरी कंपनी की, कोई और कंपनी की एलईडी का सेम साइज़ की जो एलईडी का प्राइस जो दूसरी कंपनी बेच रही है, तो हम वो प्राइस इक्विटेबल जो प्रोडक्ट हैं उसके प्राइस के समान मान के चलेंगे, ठीक है। मान लो जो हमने नई एलईडी बनाई है तो सेम एलईडी वो दूसरी कंपनी वो 20,000 रुपये की बेच रही है, तो हम उसका प्राइस 20,000 वैल्यूएट करके चलेंगे, ठीक है। और आगे है, अगर ऊपर वाले कोई भी रूल अप्लाई नहीं होते हैं तो इफ़ फॉर एनी रीज़न द अबव मेथड कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ सप्लाई, इट विल बी डिटरमाइंड बाय अप्लाइंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट प्लस में 10% और बाय यूजिंग द रेजिडुअल मेथड। अगर आपका यानी 27A, B, C अप्लाई नहीं हो रहा है तो आप क्या करोगे? जितना कॉस्ट उस प्रोडक्ट को बनाने में लगा है वो, प्लस में जो भी 10% है उसका ऊपर लगा दोगे और वो उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई मान के चलोगे। ये हो गया 27 नंबर रूल कंप्लीट अपना। फर्स्ट इसके अंदर क्या आता है देखो,
27 नंबर रूल में, एक मिनट, फर्स्ट ओपन मार्केट वैल्यू जो होगी सप्लाई की, यानी कि 30,000 रुपये की, उस जो भी वॉशिंग मशीन का प्राइस 30,000 था, जिसको उसने 20,000 में बेचा, प्लस में एक ओल्ड मशीनरी ले ली, तो 30,000 जो होगा वो ट्रांजेक्शन वैल्यू मान के चलेंगे। इसमें बी के अंदर अगर ओपन मार्केट वैल्यू नहीं पता तो हम निकाल लेंगे कि ऐसे कंसिडरेशन मनी में 20,000 रुपये पे करे थे उसके लिए, प्लस में एक ओल्ड मशीनरी थी जो 10,000 की वैल्यू की, 10,000 ऐड करा, 30,000 वैल्यू निकाल ली हमने। और अगर सी के अंदर ए और बी से हमें अप्लाई नहीं हो रहा तो उसके सेम तरह की जो भी लाइक काइंड क्वालिटी प्रोडक्ट होगा वो उसका वैल्यू ऑफ प्राइस माना जाएगा। जैसे कि नई एलईडी बनाई है तो उस एलईडी को, उस एलईडी का हमें नहीं पता प्राइस, तो सेम टाइप की एलईडी कोई दूसरी कंपनी बेच रही है, वो 20,000 की बेच रही है, तो हम भी वो प्राइस 20,000 में वैल्यूएट कर देंगे। और अगर रूल नंबर ए बी सी तीनों अप्लाई नहीं होते हैं तो रूल नंबर डी लगेगा। उसके अंदर क्या होगा, हम अगर वैल्यूएशन नहीं कर सकते तो जितनी भी कॉस्ट आई है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए प्लस में 10% और ऐड कर देंगे, वो उसका प्रोडक्ट का कॉस्ट, प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो मानी जाएगी। तो 27 रूल नंबर ये बोलता है। अब आगे आ जाइए 28 नंबर रूल में, वैल्यू ऑफ सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट और रिलेटेड पर्सन। अगर कोई आप किसी रिलेटेड पर्सन को अदर देन थ्रू एन एजेंट, मतलब कि एजेंट के थ्रू नहीं होनी चाहिए, कोई रिलेटेड पर्सन को सप्लाई कर रहे हो तो उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे मानोगे। तो इसमें तीन आगे फर्दर प्रोविज़न है 28 का, ए बी और सी। 28A में अगर आप कोई गुड्स किसी अपने रिलेटेड पर्सन को सप्लाई कर रहे हो तो उसका प्राइस कैसे वैल्यूएट करोगे, यानी ओपन मार्केट वैल्यू, जितने भी उस जो भी चीज़ गुड्स किसी को गिफ्ट के रूप में दे रहे हो तो उसका ओपन मार्केट का प्राइस जितना भी होगा वो, प्लस में 20 बी में क्या होगा, इफ ओपन मार्केट वैल्यू इज नॉट अवेलेबल है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई काइंड, मतलब सेम टाइप का जो भी प्रोडक्ट की जो प्राइस होगा, अगर वैल्यू ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है तो सेम टाइप का जो भी प्रोडक्ट होगा उसका प्राइस मान के चल लेंगे वैल्यूएशन के लिए। और अगर सी, अगर ए और बी से हमारी वैल्यूएशन सप्लाई की नहीं निकल रही है तो वैल्यू एज डिटरमाइंड बाय एप्लीकेशन ऑफ रूल 30 और 31 लगेगा। और रूल 30 बोलता है 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस और इक्वेशन, यानी कि कॉस्ट प्लस में 10% इक्वेशन प्राइस लग जाएगा। 31 बोलता है रीजनेबल बेसिस, एक रीजनेबल बेसिस पर उसका प्राइस है वो सेट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये सारा इसके अंदर कवर आ जाएगा। आगे है रूल नंबर 29, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स मेड और रिसीव्ड थ्रू एन एजेंट। देखो, अगर कोई गुड्स बनाई गई है और रिसीव हुई है एक एजेंट से तो उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई हम कैसे मानेंगे। द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन द प्रिंसिपल एंड हिज एजेंट शैल बी डिटरमाइंड एज बिलो। वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स मेड और रिसीव्ड थ्रू एन एजेंट, रूल 3। रूल 29 ए और बी अप्लाई होता है। ए में क्या होता है, ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स लेके चलेंगे उस प्रोडक्ट का जो एजेंट और प्रिंसिपल के द्वारा जो है वो सप्लाई की जा रही है। और एट द ऑप्शन ऑफ द सप्लायर 90% ऑफ द प्राइस चार्ज, सप्लायर के ऑप्शन पे जो भी प्राइस चार्ज हुआ है उसका 90% प्राइस हो जाएगा। फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ लाइक काइंड ऑफ क्वालिटी, मतलब सेम तरीके की जो प्रोडक्ट हैं उनका जो प्रोडक्ट जो प्राइस होगा वो। और बाय द रेसिपेंट टू हिज कस्टमर नॉट बीइंग ए रिलेटेड पर्सन, और अगर जो रेसिपेंट है या कस्टमर है वो एक रिलेटेड पर्सन नहीं होना चाहिए तब तो 90% ऑफ द प्राइस चार्ज हो जाएगा, मतलब जो भी गुड्स है उसका 90% प्राइस चार्ज हो जाएगा अगर एजेंट के थ्रू सप्लाई हो रही है तो। रूल नंबर 29 भी कहता है, इफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई इज नॉट डिटरमाइंड अंडर रूल ए के अकॉर्डिंग नहीं होता तो वैल्यू डिटरमाइंड बाय एप्लीकेशन, वही 30 और 31 लग जाएगा। 10% जो 110% ऑफ द प्रोडक्शन, यानी कि जितना भी कॉस्ट आया उसका 10% और ऐड कर लोगे, वो प्राइस निकाल लोगे और रीजनेबल बेसिस 31 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा रूल नंबर 29 हो गया। आगे आगे आ जाएंगे रूल नंबर 30 पे, वैल्यू ऑफ सप्लाई बेस्ड ऑन कॉस्ट। जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है कॉस्ट के बेस पे आ जाएगी। देखो, वैल्यू ऑफ सप्लाई इज नॉट डिटरमाइनेबल बाय एनी ऑफ द प्रोसीडिंग रूल। देखो, अगर रूल नंबर 27, 28 और 29 के द्वारा अगर हम वैल्यू ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ पर हमें रूल नंबर 30 एप्लीकेबल होगा। तो जैसे हम ऊपर पढ़ते आ रहे हैं ना, हर के अंदर रूल नंबर 30, रूल नंबर 30 है। देखो यहाँ पर, एक मिनट,
रूल नंबर 30, रूल नंबर 31। तो रूल नंबर 30 ये बोलता है कि हम कॉस्ट को जितना भी उसको बनाने के लिए कॉस्ट प्लस में 10% और ऐड कर देंगे कॉस्ट का, 110% ऑफ द प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कर देंगे, तो वो वैल्यू हम मान के चलेंगे। तो रूल नंबर 31 यही बोलता है कॉस्ट वाला। देन फॉलो रूल नंबर 30 एंड अकॉर्डिंग टू इट वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 10% ऑफ द कॉस्ट, कॉस्ट का 110%, ठीक है। और इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कॉस्ट मीन्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ एक्वाइशन ऑफ गुड्स, दोनों का, यानी कि जो भी गुड्स को एक्वायर करने में पैसा लगा वो, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग में जो पैसा लगा, उन दोनों को ऐड करके उसमें 10% और ऐड करेंगे। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज कॉस्ट मीन्स कॉस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। और अगर सप्लाई ऑफ सर्विसेज के रिगार्डिंग कॉस्ट अगर हम बोलते हैं तो कॉस्ट उसको बोलते हैं जो प्रोविजन ऑफ सर्विसेज प्रावधान है, जो सर्विसेज को लेने में जो कॉस्ट को लगता है वो कॉस्ट। आगे आ जाइए। रूल नंबर 31 तो वही है कि जो भी रेजिडुअल प्रोविजन होगा तो वो जो भी, यानी कि सॉरी एक मिनट, जो बेसिक वैल्यू होगी उसकी, ये रही रीजनेबल बेसिस होगी, रीजनेबल बेसिस पे जो भी हम 31 पे अप्लाई कर लेंगे वो आ जाएगा। ये रहा यूज रीजनेबल बेसिस फॉर वैल्यूएशन, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू, अब रूल नंबर 32 आ गया हमारे पास। डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन सप्लाई, कौन कौन सी सप्लाई, देखो वैल्यूएशन कैसे होगा। फर्स्ट सप्लाई है वैल्यू ऑफ सप्लाई व्हेन करेंसी इज एक्सचेंज्ड, अगर हम करेंसी एक्सचेंज करते हैं तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या बनेगी, करेंसी एक्सचेंज करवानी है हमने तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या बनेगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई। दूसरा है वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एयर ट्रैवल एजेंट, एयर ट्रैवल एजेंट ने कोई हमें अगर सर्विसेज प्रोवाइड करी है तो उसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए इस तरीके से बहुत काफ़ी सारे हैं। रूल नंबर 32 का 2, 3, 4, 5, 6 और 7 आगे फर्दर जो है प्रोविज़न बनते हैं। तो हम फर्स्ट कर रहे हैं 32(2) वैल्यू ऑफ सप्लाई व्हेन करेंसी इज एक्सचेंज। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई व्हेन करेंसी इज एक्सचेंज ऑप्शन 1 है जिसमें रूल 6(2)A अप्लाई होगा, ऑप्शन 2 है जिसमें रूल 6(2)B अप्लाई होगा। तो रूल 6(2)A क्या बोलता है, ऑप्शन 1 कि करेंसी इज एक्सचेंज फ्रॉम और टू इंडियन रुपी, ये करेंसी ना या तो रुपए से किसी और करेंसी में चेंज हो रही है या फिर कोई और करेंसी से रुपए में चेंज हो रही है, तो क्या होगा, इफ़ द आरबीआई रेफरेंस रेट फॉर अ करेंसी इज अवेलेबल, तो उसमें अगर आरबीआई रेफरेंस जो करेंसी रेट अवेलेबल है तो इफ़ द आरबीआई रेफरेंस रेट फॉर करेंसी इज़ नॉट अवेलेबल, तो अगर नहीं अवेलेबल है या अवेलेबल है, दो रूल बनते हैं आगे। और नाइदर ऑफ द करेंसी एक्सचेंज इन इंडियन रुपये, अगर कोई भी एक्सचेंज नहीं हो रही है इंडियन रुपी में तो अब पहले हम करेंगे इंडियन रुपी में एक्सचेंज हो रही है। तो इफ़ अगर आरबीआई की रेफरेंस रेट अवेलेबल है तो फॉर अ करेंसी व्हेन एक्सचेंज फ्रॉम और टू इंडियन रुपी, मतलब इंडियन रुपीज़ में चेंज हो रही है, इंडियन रुपीज़ से चेंज हो रही है, द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी इक्वल टू अ डिफरेंस इन बाइंग रेट ऑफ द सेलिंग रेट। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी, जो डिफरेंस होगा बाइंग रेट और सेलिंग रेट का। एज द केस में बी द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेफरेंस रेट फॉर दैट करेंसी एट दैट टाइम मल्टीप्लाइड बाय टोटल यूनिट्स ऑफ करेंसी, और फिर जो रेफरेंस रेट है उसको टोटल जितनी यूनिट को करेंसी को आपको जो भी चेंज करवाना है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो वो हो गया फॉर्मूला। इफ़ द आरबीआई रेफरेंस रेट फॉर ए करेंसी इज अवेलेबल, अगर है तो क्या फॉर्मूला लगेगा, बाइंग रेट और सेलिंग रेट जो भी होगा उसमें से माइनस कर दोगे आप आरबीआई की रेफरेंस रेट फॉर उस करेंसी के लिए, तो फिर उसको जो जितनी टोटल करेंसी आपको एक्सचेंज करवानी है उससे उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगा। और अगर रेफरेंस रेट अवेलेबल ही नहीं है तो क्या लगाओगे फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1% ऑफ द ग्रोस अमाउंट ऑफ आईएनआर प्रोवाइडेड, जितना टोटल अमाउंट है जो इंडियन रुपीज़ का उसका 1% लगा दोगे, ठीक है, वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगी। और अगर दूसरा केस है अगर नाइदर ऑफ द करेंसी एक्सचेंज इंडियन रुपीज़, अगर इंडियन रुपीज़ में चेंज करवा ही नहीं रहे हो आप करेंसी, तो क्या होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई 1% द लेसर ऑफ द टू अमाउंट्स इन रुपीज़ विच द पर्सन वुड हैव रिसीव्ड, जो पर्सन रिसीव कर रहा है दो अमाउंट जो भी जो उनसा कम होगा, इफ़ ही हैड कन्वर्टेड द टू करेंसीज इनटू इंडियन रुपीज़ एट आरबीआई रेफरेंस रेट फॉर द डे।
यानी कि अगर दो करेंसी आइनर रेट के अंदर वो चेंज नहीं करवा रहे तो जो सा लेस अमाउंट होगा वो उसका 1% आप मान के चलोगे, ठीक है। और रूल ऑप्शन 2 कहता है 32 और बी, द पर्सन सप्लाइंग द सर्विसेज इन रिलेशन टू परचेज और सेल ऑफ द फॉरेन करेंसी इंक्लूडिंग मनी चेंजिंग में आल्सो एक्सरसाइज द फॉलोइंग ऑप्शन टू असर्टेन द टैक्सेबल वैल्यू। देखो क्या है, ऑप्शन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज, ऑप्शन बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज्ड। तो देखो ऑप्शन जो है वो करेंसी एक्सचेंज पे डिपेंड करता है कि अगर इफ़ द अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज इज मोर देन ₹250 एंड अप टू 1 लाख, यानी कि अगर आप करेंसी जो एक्सचेंज कर रहे हो 250 से 1 लाख तक की हो, और फिर दूसरा बनता है 1 लाख से 10 लाख तक की जो करेंसी एक्सचेंज करा रहे हो, या फिर 10 लाख से ज़्यादा ही करवा रहे हो। तो फर्स्ट देखो, अगर 1 लाख तक की करवा रहे हो वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी 1% ऑफ द ग्रोस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज, 1% होगी उसकी, ठीक है। जो भी ये देखो यहाँ पर टोटल दे रखा है, यहाँ पर आ जाओ। अगर 250 से 1 लाख तक की करवा रहे हो तो 1% ग्रोस अमाउंट का होगा, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी जाएगी, ठीक है। ग्रोस अमाउंट जितनी भी करेंसी एक्सचेंज करी है आपने उसका 1% जो है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। सप्लाई को प्रोवाइड करने की वैल्यू 1% मानी जाएगी। और अगर 1 लाख से 10 लाख तक का अगर आप चेंज करवा रहे हो तो 1,000 रुपये प्लस में 0.5% ऑफ द ग्रोस अमाउंट ऑफ द करेंसी एक्सचेंज, ठीक है। और अगर आप 10 लाख से ज़्यादा और मैक्सिमम लिमिट कोई ज़्यादा मतलब नहीं है तो 5500 रुपये प्लस में 0.1% ऑफ द ग्रोस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज, और या फिर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 60,000, यानी 60,000 रुपये या फिर 5500 प्लस में 0.1%, जिनमें से जोन सा कम होगा वो मतलब 60,000 तक ले सकते हो, उससे ज़्यादा की अमाउंट आप वैल्यू ऑफ सप्लाई में नहीं डाल सकते, ठीक है। आगे है वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एयर ट्रेवल एजेंट। अगर एयर ट्रेवल एजेंट हमें कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो उसकी वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो देखो, इन केस ऑफ डोमेस्टिक बुकिंग, अगर कोई डोमेस्टिक बुकिंग है तो 5% ऑफ द बेसिक फेयर, बेसिक किराए का 5% लगेगा उसकी जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है। और अगर कोई इंटरनेशनल बुकिंग ले रहा है तो 10% लगेगा बेसिक फेयर का, बेसिक किराए का 10%। डोमेस्टिक ये आ गया। वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन रिलेशन टू लाइफ इंश्योरेंस बेसिस, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस की अगर हमें कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे। तो इसकी दो बनेंगे। इन केस एंटायर प्रीमियम पेड इज ओनली टुवार्ड्स द रिस्क कवर, अगर सारी पेमेंट अगर आपने प्रीमियम पेड करी है वो रिस्क कवर के ऊपर पे करी है तो कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी 32(4) की, ठीक है। मतलब कोई उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं मिलेगा। और अगर केसेस में क्या होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग, मतलब 32(4)(a)(b) और(c) बनता है। अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग अवेलेबिलिटी इन्फॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी मिलेगी। इन केस ऑफ सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी, सिंगल प्रीमियम अगर एक एनुअली प्रीमियम जा रही है सिंगल तो उसकी रिगार्डिंग पॉलिसीज। और इन ऑल अदर केसेस, जो अदर केसेस बचाएंगे वो आ जाएगा इसके अंदर। अब देखो, जो फर्स्ट वाला है नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट 32(4)(a), उसके अंदर वैल्यू सप्लाई मानी जाएगी ग्रोस प्रीमियम चार्ज अमाउंट एलोकेटेड फ्रॉम फॉर इन्वेस्टमेंट, जितना भी अमाउंट एलोकेट हुआ है और जो ग्रोस प्रीमियम चार्ज हुई है वो वैल्यू सप्लाई मानी जाएगी। और बी के अंदर सिंगल प्रीमियम एनिटी के अंदर 10% ऑफ सिंगल प्रीमियम चार्ज, जो भी सिंगल प्रीमियम चार्ज हुई है उसका 10% जो होगी वो वैल्यू सप्लाई मानी जाएगी। और अदर केसेस में 25% ऑफ द प्रीमियम चार्ज फॉर द फर्स्ट ईयर, और जो 25 का आधा यानी 12.5% ऑफ द प्रीमियम चार्ज इन द सब्सिक्वेंट, आने वाले ईयर में 12.5% आ जाएगा। और नॉन एप्लीकेबिलिटी कहाँ होगी, जहाँ पर पूरी प्रीमियम इकट्ठे ही रिस्क कवर के लिए पेमेंट कर दी जाएगी, ठीक है। वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, अगर कोई आप सेकंड हैंड गुड्स ले रहे हो तो उसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या मानेगी। इन केस ऑफ सेकंड हैंड गुड्स वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस परचेसिंग प्राइस, मतलब जितना आपका सेलिंग प्राइस है उसमें से आप परचेसिंग प्राइस माइनस कर दोगे तो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगा। एग्जाम्पल देखो, एक पर्सन डील्स इन सेकंड हैंड कार्स, ही बाइज अ कार फॉर 5 लाख, नो जीएसटी इज पेड ऑन, कोई जीएसटी पे नहीं किया उसके ऊपर, तो ही देन सोल्ड इट 6 लाख में उसको सोल्ड करा है। तो द अमाउंट ऑन जीएसटी इज पेबल 1 लाख, यानी कि आप सेलिंग प्राइस में से 6 लाख जो सेलिंग प्राइस है उसमें से परचेज प्राइस माइनस कर दोगे 1 लाख, तो वैल्यू सप्लाई आ जाएगी, उसके ऊपर आपको जीएसटी लगा दोगे, ठीक है। आगे आ जाइए, वैल्यू ऑफ अ टोकन, वाउचर, कूपन और स्टैम्प। देखो, द वैल्यू ऑफ द टोकन और वाउचर और अ कूपन और स्टैम्प, यानी कि अगर आपको कोई
टोकन, वाउचर, कूपन और स्टैम्प मिलता है तो उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या मानोगे? तो उस टोकन से जितने की आपको गुड्स मिल रही है, जितने पैसों की गुड्स, जितनी वैल्यू की गुड्स मिल रही हैं, वो वैल्यू आप क्या मानोगे? वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई मानोगे। उस वाउचर से आपको जितने रुपए की चीज़ खरीदने को मिल रही है, वाउचर यही होते हैं कि भाई वाउचर टोकन मिला है तो हम इतने रुपए की चीज़, इतने रुपए, जितने रुपए का टोकन है उतने रुपए तक की चीज़ खरीद सकते हैं, तो ये होता है। तो देखो क्या होगा, विच इज़ रिडीमेबल अगेंस्ट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यानी अगर कोई टोकन है, कोई वाउचर है, कूपन है, स्टैम्प है, उसको हम रिडीम कर सकते हैं किसी प्रोडक्ट के रूप में, और कोई सर्विसेज ले सकते हैं, उससे कोई प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी? मनी वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विसेज और बोथ रिडीमेबल अगेंस्ट सच टोकन वाउचर। उस टोकन या वाउचर या उस कूपन से जो भी गुड्स और सर्विस आप ले रहे हो उसकी जो रियल में वैल्यू होगी वो वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। ठीक है। सर्विसेज प्रोवाइडेड by such classes of services provider as may be notified by the government rules। तो जो भी गवर्नमेंट के रूल के द्वारा नोटिफाइड होगी। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय स्पेसिफाइड क्लास ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी? डीम टू बी नील वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल। तो उनकी वैल्यू ऑफ सप्लाई नील मानी जाएगी जहां पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल होगा। ठीक है, यानी कि आप जब आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो तो उनके लिए जो भी जो वैल्यू सप्लाई है वो नील मानी जाएगी। आगे है रूल नंबर 33, वैल्यू सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन केस ऑफ प्योर एजेंट। प्योर एजेंट के रूप में जो वैल्यू सप्लाई क्या मानी जाएगी? सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन केस ऑफ प्योर एजेंट, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी? एक्सपेंडिचर और कॉस्ट इनकर्ड बाय द सप्लायर एज अ प्योर एजेंट ऑफ द रेसिपेंट ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विसेज। देखो, जो भी एक्सपेंसेस हुआ है सप्लायर के द्वारा एज अ प्योर एजेंट, जो रेसिपेंट का प्योर एजेंट बन के चला है सप्लाई ऑफ सर्विसेज, शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई। वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में से बाहर हो जाएगा इफ सर्टेन कंडीशन आर सेटिस्फाइड। अगर आप जो कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं दे रखी हैं उसको आप सेटिस्फाई कर दोगे तब। तो वो कुछ जो कंडीशंस हैं वो क्या हैं? कॉन्टैक्ट बिटवीन द थर्ड पार्टी एंड द रेसिपेंट। जो रेसिपेंट है जो और जो थर्ड पार्टी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो रेसिपेंट ने थर्ड पार्टी के साथ में जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया है उसके लिए जो उसने पेमेंट करी है वो सप्लायर को वो पे करेगा। लेकिन जो रेसिपेंट है जो चीज़ सप्लाई कर रहा है आपको, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो सिर्फ सर्विसेज के ऊपर ही वैल्यू ऑफ सप्लाई उसकी मानी जाएगी, ना कि जो थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके उसने जो पैसे दिए हैं वो माने जाएंगे। कुछ कंडीशंस ऐसी हैं। प्योर एजेंट सप्लायर, जो प्योर एजेंट सप्लायर है वो होना चाहिए, जो सप्लायर है वो प्योर एजेंट होना चाहिए उसका। रेसिपेंट लिएबल टू मेक पेमेंट, रेसिपेंट ऑथराइजेज द सप्लायर, यानी कि रेसिपेंट ऑथराइज करता है सप्लायर को कि वो जो भी पैसे रेसिपेंट ने पे करे हैं थर्ड पार्टी को, सप्लायर उसको वो पे करेगा। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द थर्ड पार्टी, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की है थर्ड पार्टी ने उसके लिए जो भी पैसे के लिएबल होगा वो सप्लायर ही होगा। पे 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 पेमेंट इंडिकेटेड सेपरेटली इन इनवॉइस, और जो पेमेंट अलग से आपने थर्ड पार्टी को पे की है वो अलग से आपको इनवॉइस में दिखानी पड़ेगी। और जो सर्विसेज के लिए आपने जो भी जो पैसे पे कर रहे हो वो अलग दिखानी पड़ेगी। ठीक है। सप्लायर रिकवर्स फ्रॉम रेसिपेंट, और जो सप्लायर है जो पैसे उसने थर्ड पार्टी को पे करे हैं वो रेसिपेंट से कवर करेगा इन एडिशन टू सप्लाई ऑफ ओन अकाउंट, और अपने अकाउंट ज़्यादा कोई जो भी एक्स्ट्रा पैसा उसने पे किया है वो सप्लायर से वो रिकवर करेगा। ये सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो ये अपना हो गया है चैप्टर नंबर, नहीं 34 रूल भी है, सॉरी 35 रूल थे, मैं सोचा 33 रूल थे। 34 रूल है रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ करेंसी अदर देन इंडियन रुपीज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू। तो देखो, रेट ऑफ एक्सचेंज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू इज इक्वल डिटरमाइंड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ने जितने भी वो रेट जो है रेफरेंस रेट होती है सॉरी जितने भी रेफरेंस रेट जो होती है वो डिटरमाइन कर रखी होती है आरबीआई ने, और वो उस रेट के थ्रू जो फॉर्मूला लगा के आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो वैल्यू ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। तो देखो टैक्स अमाउंट वैल्यू ऑफ सप्लाई, अगर देखो
अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई में टैक्स इंक्लूड हैं तो आपको एक्सक्लूड करने पड़ेंगे। तो एक्सक्लूड करने के लिए आपको टैक्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। टैक्स अमाउंट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ सप्लाई जितनी है उसमें इंक्लूसिव ऑफ टैक्स मल्टीप्लाई रेट ऑफ टैक्स जितना भी है डिवाइडेड बाय 100 प्लस में रेट ऑफ टैक्स। उससे क्या हो जाएगा, जो इंक्लूसिव टैक्स होंगे वो हट जाएंगे और वैल्यू ऑफ सप्लाई आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। और वैल्यूएशन इन केस ऑफ स्पेसिफाइड सप्लाई अगर कोई करवा रही है तो सेक्शन 15(5) लगेगा। और वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन होगी गवर्नमेंट के द्वारा, जो प्रेस्क्रिप्शन दी गई होगी उसके बेस पे डिटरमाइन होगी। ठीक है, तो ये अपना रूल नंबर 35 भी यहाँ पर कवर हो गया है। तो हमने सारे रूल्स कवर कर लिए हैं जो 27 से लेकर 35 तक 9 रूल्स थे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्टूडेंट ढंग से करीजिएगा अच्छे से। मैंने आपको 2 पार्ट के अंदर पूरा चैप्टर कवर करवा दिया है। चाहे वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है बट आपका पूरा चैप्टर कवर हो गया है। हार्डली आप शायद 22 मिनट की पुरानी पिछली वीडियो थी पार्ट नंबर 1 और 25-26 मिनट की ये वीडियो है। मतलब 1 घंटे से कम के टाइम में मैंने आपको पूरा चैप्टर वैल्यू ऑफ सप्लाई कवर करवा दिया है। आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपका चैप्टर जो है आपके लिए क्लियर हो गया हो आपके माइंड में उसका टॉपिक, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कॉमर्स विद कनौजिया मैम। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियोस। थैंक यू स्टूडेंट्स।